तो बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर में तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है बच्चों हम लोग एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर चुके हैं। तो एक चैप्टर सॉल्यूशन भी है, तो अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। धीरे धीरे मैं होमवर्क भी दे दूंगा क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि भले आपने क्लास 11th में वो चीज़ें पढ़ा है तो फिर से आप 12th में भी आप उसका नोट्स बना लें वहाँ जा कर के, है ना। तो इसलिए जो है ये भी चैप्टर हमने चालू कर दिया। तो जो आपका काम है वो आप करते रहे, जो मेरा काम है उसको मैं कर दूंगा, है ना। तो जैसे कि सॉल्यूशन क्लास 12th में जो एनसीईआरटी है उसने ये सिलेबस दिया है भाई। देखो ये एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सभी बच्चों से हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये दूसरा पॉइंट है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये चीज तो जो है हम डिस्कस करेंगे ही, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है ये एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ाया है। तो वहां से जाकर के सेकंड पॉइंट का नोट्स आप बनाइए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है इसमें जो कंसंट्रेशन का मेथड जो आएगा, तो फर्स्ट चैप्टर में लगभग जो कुछ पढ़ाया है, जैसे कि जो है फर्स्ट चैप्टर में जैसे यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे एक हेडिंग आप ये छोड़ दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो फिर जो है वो पूरा चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों की इस चीज के लिए आप पूरा चैप्टर वो देखें जा करके, क्योंकि ये वाली हेडिंग फिर से वही हेडिंग बार बार पढ़ाना तो बहुत अच्छा तो है नहीं, है ना। तो ये बहुत मतलब इस हेडिंग का मतलब एक पूरा चैप्टर, ये हेडिंग जो दूसरी है इसका मतलब एक पूरा चैप्टर। और आप नोट्स बनाए हों तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाए हों तो भी अच्छी बात है। तो बनाए होंगे तो भाई दोबारा देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग का मतलब ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री के 11th का। अब उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं सब आपको आनी चाहिए। तो विशिष्ट रूप से वही कंसंट्रेशन जो है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसका नोट्स आप वहां से बना लेंगे। अब ये पहली हेडिंग का डिस्कशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहली हेडिंग का डिस्कशन जो है आप यहां से करेंगे, है ना भाई। चैप्टर तो आप यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, पहली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भाई बहुत सारी चीजें हमें जानना है। पॉइंट इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में मोटी मोटी बातें जो लिखी गई हैं, तो यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम कई प्रकार से समझेंगे, है ना। ये दूसरी हेडिंग तो वही फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एक हेडिंग वहां पढ़ाई गई है, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वहां वो चीज डिटेल पढ़ाई गई फर्स्ट चैप्टर में, वहां से आप उस चीज को क्लियर करेंगे। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन आपको आना चाहिए, है ना। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन आपको आना चाहिए। यहां पर हम डिटेल में जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी लॉ, है ना। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन हमको आना चाहिए और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, है ना, हेनरी लॉ। यहां पर सॉल्युबिलिटी में, है ना। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इस वेपर प्रेशर में, तो यहां हम लोग बच्चों पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, है ना।
राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यही मेन चैप्टर है ना। मेन चैप्टर क्या है, यही वाला भाई मेन चैप्टर है। यानी कुल मिला करके चालू तो यही से हो जाएगा, हेनरी लॉ। अब इसमें सॉल्युबिलिटी की, हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू, है ना, के एच इंटू एक्स। हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच हेनरी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड एक्स, है ना। तो हम जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एबनॉर्मल मोलर मास, तो मोलर मास जो है कभी कभी एबनॉर्मल आएगा, है ना। उसमें कंडीशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात होगी, और एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। तो जैसे अगर हम इसे थोड़ा सा अगर हम मिटा करके, ये चूंकि एनसीईआरटी ने दिया है, ये सब कुछ किसने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है। इतने पॉइंट में वो इस चैप्टर को कवर कर रहा है ना। तो अब ये कैसे डिटेल में हम इसको कैसे समझेंगे, तो वो चीज़ अब आप देखेंगे, है ना। तो बच्चों चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से सुन रखा है, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर जो है और भी टाइप के सॉल्यूशन आप सुनेंगे, है ना। तो जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा है, लिखा हुआ है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर बात कर लें तो, है ना। तो एक एक हेडिंग के विषय में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं फटाफट, सभी हेडिंग के विषय में। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अभी हमने बताया कि इस प्रकार का जो है आपने सुन रखा है कि इतने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर ये भी आप पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और 9 टाइप के सॉल्यूशन पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर। गैसें हैं, जैसे मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो उसके बेस पर, सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पर हम 9 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ लेंगे। दूसरी हेडिंग के विषय में हमने बता दिया है कि आपको जाना है फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये हेडिंग खूब डिटेल में हमने डिस्कस किया है, वहां पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन सभी बच्चों को आती है। यहाँ जो है एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन से ही हम पढ़ेंगे। यहाँ राउल्ट लॉ जो है क्या है बच्चों, राउल्ट लॉ है P माइनस, है ना, PS अपान P इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल लेटर एन, है ना। ऐसा इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग राउल्ट लॉ में, और ये काम आएगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने में जो है
हम कुछ छोटी छोटी बातों को देखेंगे, जैसे इंट्रापी, इंथैल्पी, इन चीज़ों का यूज यहाँ भी होगा, है ना। और चैप्टर जो विशिष्ट रूप से है, तो चैप्टर विशिष्ट रूप से हमारा ये वाला पॉइंट, फोकस वाला पॉइंट होगा, है ना। कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मोलर मास। देखो मोलर मास जो है वर्ड 2 बार आ गया, तो मोलर मास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मोलर मास भी जा करके वहां पढ़ सकते हो आप फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 4 टाइप की है। ये कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे अगर मान लो सॉल्यूशन की कोई डिफिनीशन पूछ रहा है भाई, तो होमोजेनियस मिक्सचर 9th में आपने पढ़ा है, 9th में आपने पढ़ा है। सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई? डेफिनीशन, है ना। तो डेफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डेफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपाउंड्स, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 compounds. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances. है ना। क्लास 9th में ये चीज आपने पढ़ा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। और यहां जैसे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है भाई? कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है, अब ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की है? ये 4 टाइप की है भाई, यही हमको पढ़ना है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 ही ये पूरा चैप्टर है। तो गुरुजी ये और बाकी सारी बातें बेकार की हैं? नहीं, बाकी सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें जानना है। तो यही 4 जो है, यही पॉइंट नंबर 6 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नंबर 1 है भाई, नंबर 1 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नंबर 3 है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नंबर 3 क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी। और नंबर 4 क्या है भाई? नंबर 4 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये 4 ही है जिसे हमें कहीं ना कहीं यही पूरा चैप्टर है भाई, जो हमें पढ़ना है तो यही पढ़ना है।
और यही पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ हटा करके 5वां पॉइंट यहाँ लिख दें, हमारे पास तो सुविधा है भाई कि हम मिटा लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक भाई, तो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया है पाई से, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला यही है, ये पाई है, पाई इज इक्वल टू CRT, है ना। ये क्या है, कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में यही वाला फार्मूला है, P माइनस, है ना, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा होता है N अपान N प्लस कैपिटल लेटर N, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा होता है भाई P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इज इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल लेटर N, है ना। ये जो है, ये जो चीज लिखी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो ये क्या होता है, KB इंटू यम, और ये डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू AM, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यही चैप्टर है पूरा का पूरा, है ना। तो देखो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाली देखो क्वांटिटी क्या है, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को बोलते हैं हम, पाई इज इक्वल टू CRT, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई जो है क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो अगर तुम्हें याद हो तो N अपान N प्लस कैपिटल लेटर N, इसको हम बोला क्या करते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोला करते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक भाई, तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर का कुछ ना कुछ हमने कुछ पॉइंट आपको बताया। आपका वर्क क्या है कि आप जो है पहला दूसरा पेज NCERT का, पहला पेज दूसरा पेज, यही होमवर्क है। तो पहला पेज दूसरा पेज आप NCERT का क्या करें, पढ़ें, पहला पेज पढ़ें, दूसरा पेज पढ़ें, तीसरा पेज पढ़ें, तो पढ़ें उसको NCERT का, है ना। तो कुल मिलाकर के चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आता रहेगा, और जो है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें करके जो है हम लोग सीखेंगे, पर डे इसमें सीखेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, राइट। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में एक हेडिंग आप ले लेंगे, और NCERT की ये कुछ पॉइंट हैं जिनको जो है आपको नोट कर लेना है। तो हेडिंग हमारी सबसे पहले क्या है, मान लो हेडिंग है हमारे पास इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन में ये कुछ पॉइंट हैं जिनको कि हमें याद रखना है, और मतलब पढ़ लेना है, याद ही रह जाता है। जैसे पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि पहला जो पॉइंट है, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर जो भी पानी हम लोग पीते हैं, अगर उसमें 1 ppm फ्लोराइड आयन रहे तो वो हमारे दांत में जो क्षरण होता है, यानी दांत जो खराब होता है वो ना हो, है ना। तो सोचो ये बात कितना इम्पोर्टेंट है
कि दांत में जो दांत घिसता है वो कम घिसेगा, है ना। तो अगर उस पानी में 1 ppm का क्या हो, कंसंट्रेशन फ्लोराइड हो, यानी फ्लोराइड उसमें कुछ प्रेजेंट हो, वो कितनी प्रेजेंट हो, 1 ppm। लेकिन देखो वही समस्या भी है, अगर 1.5 ppm, देखो अगला पॉइंट लिखा गया 1.5 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर काजेस टूथ टू बिकम मॉटल्ड। अगर 1.5 ppm फ्लोराइड आयन हो जाएगा तो फिर वो दांत को खत्म करेगा, घिसवाएगा, है ना। तो सिंपल सा है ना। तो देखो अगर तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाए, यहां सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, है ना। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए फ्लोराइड आयन का तो वो जहर भी बन जाएगा। और NaF जो है वो चूहे के मारने की दवा में यूज होता है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है चूहा मारने की दवा में यूज होता है, NaF। ये सॉल्यूशन के फर्स्ट पेज चैप्टर में लिखा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। ये मैं पढ़ दे रहा हूं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर, देखो इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग salts at particular ionic concentrations that match with blood plasma concentration। ये कह रहा है कि जो हम इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं, यानी वेन्स में जो इंजेक्शन आप लगाते हैं तो वो इंजेक्शन डिजॉल्व होता है आराम से किसी नमक और पानी के सॉल्यूशन में, जब उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंसंट्रेशन, ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। देखो एक बार फिर से समझ लो, हमने नमक पानी का एक निश्चित कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाया। अगर ये कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में जो नमक का कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तो उस नमक पानी में इंट्रावीनस जो इंजेक्शन है वो घुल जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बताना होगा। जैसे मतलब जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है उसको किसी भी पानी में डिजॉल्व करो तो ये जरूरी नहीं कि वो डिजॉल्व हो ही जाएगा, है ना। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी पानी में अगर आप डिजॉल्व करोगे तो इंट्रावीनस इंजेक्शन जरूरी नहीं डिजॉल्व हो जाएगा। तो कब डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व तब होगा उस पानी के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा जिसमें नमक का कंसंट्रेशन उतना ही हो जितना ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है ना। उसमें जितना नमक का कंसंट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा में, अगर उतना ही कंसंट्रेशन का नमक पानी का सॉल्यूशन बना लिया जाए तो उसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन डिजॉल्व हो जाएगा। इन चीज़ों का अपना मतलब है, सॉल्यूशन से जुड़ी हुई ये बातें। एनसीईआरटी ने सबसे ऊपर ही लिखा है एक पॉइंट कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं मैक्सिमम रिएक्शन लिक्विड के फॉर्म में है ना, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सामान्य रूप से आप ये चार्ट बनाएं और यहाँ पहले और दूसरे, है ना, पहले और दूसरे पेज को आप पहले पढ़ें, ये होमवर्क है। और इसके बाद कल के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ज़्यादा नहीं, यानी अगले लेक्चर में हम केवल और केवल कितना डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बस इससे ज़्यादा नहीं।
फिर उसके बाद जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस कर देंगे तो ये वाली हेडिंग के लिए हम 1 दिन का समय देंगे। इसको आप वहां से जा करके फिर से पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर में नोट्स बना लीजिएगा तो और अच्छी बात है ना। तो 1 दिन का उसमें हम गैप दे देंगे, ठीक बच्चों। जैसे आज आप इतना पढ़ें, उसके बाद होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि भाई एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज आप पढ़ें, इसका नोट्स बना लें। कल आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कल आपको सिर्फ मेरा ये लेक्चर देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर भी जो 10-5 मिनट 20 मिनट का लेक्चर रहेगा बस उतना देखना है, नोट्स बना लेना है। फिर अगला वाला जो टॉपिक है इसको हम पढ़ा चुके हैं, कहाँ, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहाँ जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें ये वाली हेडिंग है डिटेल में, तो इसको आप बहुत मेहनत करेंगे तो 1 दिन में बहुत मेहनत करेंगे तब आप पढ़ पाएंगे, है ना, इस चीज को। फिर उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे ये चैप्टर तीसरी हेडिंग से, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के इंट्रोडक्शन में अभी के लिए इस चैप्टर में इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, राइट।